नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। बजरी के अवैध खनन से पर्यावरण को बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने चेताया है कि इस नुकसान के प्रति जिम्मेदार लोग इसी तरह अगर लापरवाह बने रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का तापमान 56 डिग्री को भी पार कर जाएगा। सक्षम आदमी तो एसी से बचाव कर लेगा, लेकिन आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। इसको लेकर आने वाली पीढ़ी न केवल हमें कोसेगी बल्कि हमारी सत्यनिष्ठा पर भी संदेह करेगी। हाल ही में आई बूंदी जिला न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद अब बजरी के अवैध खनन का मुद्दा और गर्मा गया है। बूंदी जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने टिप्पणी करते हुए होमगार्ड्स की नियुक्ति, सीसीटीवी लगाकर बढ़ाकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 29 फरवरी तक खान निदेशक से कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आदेश की कॉपी खान विभाग के प्रमुख सचिव को भी भेज दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध खनन की विकराल समस्या को रोका जा सकता है, बशर्ते जिम्मेदारों में ऐसा करने की इच्छा शक्ति हो। जिम्मेदार लोग कौन हैं? शासन और प्रशासन पर ही अब इनकी जिम्मेदारी होती है। आंकड़े खंगालते हैं जब हम, तो मालूम होता है कि बीते दिनों सरकार बदलने के बाद माफियाओं पर जमकर एक्शन हुआ है। क्या कहते हैं आंकड़े, पहले वो दिखा देते हैं आपको। आंकड़ों पर चर्चा करते हैं और उसके बाद बात करेंगे उन आंकड़ों का इम्प्लीमेंटेशन कितना असरदायक का जमीन पर होता हुआ दिखाई देता है। अब आप देखिए, 15 से 31 जनवरी तक अभियान चला, 600 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 1590 मामले आए खनिज सामग्री के अवैध परिवहन के। अवैध भंडारण के मामले दर्ज हुए 439। ये 15 से 31 जनवरी तक जो प्रशासन ने अभियान चलाया था उसके अंतर्गत 550 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। अवैध खनन और परिवहन में पकड़े गए आरोपी कितने? 250 से भी ज्यादा। अभियान में माल बरामद हुआ 2.5 लाख मीट्रिक टन। जब्त अवैध खनन सामग्री की कीमत 12.5 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। अवैध खनन के मामले 600 से ज्यादा दर्ज हुए। खनिज सामग्री के अवैध परिवहन के मामले 1590 दर्ज हुए। अवैध भंडारण के 439 मामले दर्ज हुए। एफआईआर कितनी दर्ज हुई? 550 से भी ज्यादा। महज 16 दिनों के अंदर 15 से 31 जनवरी तक यह अभियान चला था। अवैध खनन और परिवहन में पकड़े गए आरोपी कितने? 250 से ज्यादा। माल बरामद हुआ 2.5 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा। और जब्त अवैध खनन सामग्री की कीमत 12.5 करोड़ से भी ज्यादा थी। अब ये नंबरों में तो बड़े दिखाई दे रहे हैं आंकड़े, लेकिन धरातल पर इनका कोई खास असर दिखाई नहीं देता है। डंपरों की बेकाबू रफ्तार का शिकार सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि कितनी ही बार खुद पुलिस वाले भी हो चुके हैं। अब इंसान ही नहीं, सीधे तौर पर पर्यावरण भी बजरी के इस अवैध खनन की चपेट में आ रहा है। यह सिलसिला कब तक बेरोकथाम ऐसे ही चलता रहेगा? इस गंभीर क्रिमिनल बीमारी का क्या इलाज है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। पर्यावरण विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, जलवायु एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो मौजूदा स्थिति को भी बयां करेंगे। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि 15 से 31 जनवरी 2024 में जो महाअभियान चलाया गया बजरी माफियाओं पर, उसके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 2.5 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा माल बरामद हुआ था इन 16 दिनों के अभियान के अंदर। 12.5 करोड़ से ज्यादा उस पूरे खनन सामग्री की कीमत थी। अवैध खनन के मामले 600 से ज्यादा आए हैं। और आप देखिए, खनिज सामग्री के अवैध परिवहन के मामले 1590 दर्ज हुए हैं। मैं 16 दिन की बात हो रही है ये। अवैध भंडारण के मामले 439 दर्ज हुए हैं। एफआईआर करीब 550 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। 15 से 31 जनवरी तक ये अभियान चला था, तब के आंकड़े हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से और अनिल सूद पर्यावरण एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण के पास चलते हैं। अरुण, ये तमाम आंकड़े हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो आंकड़े हैं ये दिखने में बड़े लगते हैं, नंबर्स इनके बड़े हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई असर नहीं है। मतलब 16 दिनों के अंदर अगर 550 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, 12.5 लाख मीट्रिक टन माल जब्त हो जाता है, सुनने में बड़ा लगता है, सुनने में लगता है कि बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन धरातल पर कोई असर ही नहीं। हर रोज व्यक्तियों की जान जा रही है। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस बजरी माफिया का आतंक जो है उसको जरा आसान शब्दों में, जरा इस पूरे नेक्सस को, इस पूरा इसका जो नेक्सस चला आ रहा है, जरा उसको जरा समझाइए।
देखिए राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से बजरी माफियाओं की बात अगर पश्चिमी राजस्थान की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से डंपर मालिक है, करीब 400 से 500 डंपर रोजाना निकलते थे। हालांकि नई सरकार बनने के बाद में उस पर कुछ अंकुश लगा, लेकिन अभी पूरा अंकुश नहीं लगा है। साथ ही साथ पिछले दिनों जिस तरह से अभियान चलाया गया था, उस अभियान में ड्रोन की सहायता लेके जो कह सकते हैं 3000 टन जो है बजरी जब्त की गई थी पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने जो है सरपंच के निगरानी में उसको रखाया गया था। लेकिन 15 दिन के अंदर वो पूरी बजरी साफ हो जाती है, यानी कि गांव के अंदर से बजरी सरकारी संपत्ति है उसको चुरा कर अवैध खनन बजरी माफिया है वो ले गए। उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। इससे पहले जब पुलिस ने अभियान चलाया था तो आप यकीन नहीं करेंगे राहुल, पुलिस की गाड़ियों पर इन डंपर चालकों ने हमला किया था, जिसमें बाल बाल पुलिस के डिप्टी तक बचे थे। और कह सकते हैं कि बजरी माफिया जो बार बार जिस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है, पहले एक पिछली सरकार में जब पुलिस कार्रवाई करती थी तो राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लगे थे कि बजरी माफिया से मिली भगत है। इस कारण से पुलिस को रोक दिया गया था और खनिज विभाग को साथ ले जाने की बात कही थी। लेकिन खनिज विभाग भी साथ होने के बावजूद भी जिस तरह से अब ये बजरी माफिया पनपे है, ये वाकई चिंता का विषय है। और ये बजरी माफिया आम लोगों को तो सड़कों पर जब डंपर चलाते हैं, अवैध रूप से जिस तरह से दौड़ाते हैं और लोगों की जान ले लेते हैं, आपस में भी झगड़कर इनके आपसी रंजिश के अंदर भी हत्या तक हो चुकी है। तो कह सकते हैं बड़ा एक चिंता का विषय है। बजरी भले ये ले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए पर्यावरण की, तो पर्यावरण को भी आने वाले दिनों में काफी नुकसान होने की संभावना, क्योंकि अगर आप जल जमीन और उसको सोख लोगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना निश्चित है। और यही कारण है जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिलता है, कई बार बेमौसम बरसात हो रही है, ये सारी उसी की एक निशानी है। कह सकते हैं कि बजरी माफियाओं ने जिस तरह से बजरी का सेवन किया है। अरुण, इन पर लगाम कसने की कोशिश प्रशासन दावा करता है कि हम लगातार इन पर लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अधिकारी बदलते हैं, नए नए अधिकारी आते हैं, नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकारें बदलती हैं और ये मुद्दा लेकिन हमेशा इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। और बीते अब कई सालों से ये मुद्दा लगातार इसी तरह से कंटिन्यू है। बेरोकथाम, कोई रोकथाम इनकी नहीं है। बेखौफ डंपर सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रशासन की तरफ से जो तमाम स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, अरुण, वो क्यों अल्टीमेटली वो विफल हो जाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात राहुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ये पुलिस प्रशासन फेल क्यों हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा, जो अवैध बजरी माफिया है, इनके सोर्स और इनके जो लोग हैं, आप यकीन नहीं करोगे, अगर कोई एक जागरूक नागरिक कंट्रोल रूम में फोन करता है तो कंट्रोल रूम की सूचना इन बजरी माफियाओं के पास पहुंच जाती है कि फला अधिकारी निकला है, फला नंबर से ये फोन आया है, आप लोग अपने डंपरों को छिपा ले। यानी इनका खुद का एक जो है लोकल जो है टीम लगी रहती है, जो हर चौराहे पे खड़ी रहती है और चौराहे पे खड़ी होकर जो डंपर आते हैं उसको सूचना देते हैं कि अगले चौराहे पे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उसमें फला अधिकारी है जो गाड़ी को सीज कर सकता है। तो कह सकते हैं कि इनका खुद का एक पूरा माफिया जो है नेक्सस बना हुआ है, पुलिस के पैरेलल इनकी चलती है। आप देखिए, पिछले दिनों एडीसीपी चंचल शर्मा जब जोधपुर आई थी और उसने ऑपरेशन के लिए कंट्रोल रूम को जो किसी नागरिक ने फोन किया, उसके पूरी निकलने की, घर से जब वो निकली रात को और जहां लोकेशन तक पहुंची, वहां तक की पूरी सूचना बजरी माफिया तक पहुंची थी। और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और वायरलेस सेट पे भी जो पुलिस के कुछ लोग हैं जो मिली भगत थी, उनकी सारी ऑडियो पुलिस को दी गई। हालांकि उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, जो जिम्मेवार पुलिस के अधिकारी जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कह सकते हैं अवैध बजरी माफिया का जो है नेटवर्क पुलिस के अंदर तक भी फैला हुआ है और उनके खुद की टीम है जो लगातार मॉनिटरिंग करती है रात को, कहां कहां पुलिस की चौकसी ज्यादा है, कहां नाकाबंदी की गई है। तो कह सकते हैं कि पुलिस की हर सूचना उन तक पहुंच जाती है और यही कारण है कि वो बच निकलते हैं और पुलिस प्रशासन के हाथ खाली रह जाते हैं। बिल्कुल अरुण, आपने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। इसके क्रिमिनल एस्पेक्ट्स जो हैं उस पर मैं आपसे दोबारा जानकारी लूंगा, लेकिन अभी हमारे साथ पर्यावरण एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। अनिल सूद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव सुमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जलवायु विशेषज्ञ। आप अनिल सर, आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। अनिल सर, अभी बूंदी जिला न्यायाधीश ने इस पर चिंता जताई है कि अगर इसी तरह बजरी खनन होता रहा अवैध रूप से, तो आने वाले वक्त में दिन वो भी आ सकता है जब राजस्थान में आम तापमान ही 56 डिग्री के पार चला जाए। जरा मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी जरा समझाइए कि ये जो बजरी खनन हो रहा है इतने अवैध रूप से, ये जो खनिज सामग्री का खनन हो रहा है, इसका किस तरीके से असर पर्यावरण पर पड़ता है? राहुल जी धन्यवाद। पीछे करीब 3 साल पहले एक न्यूज आई थी। ये अरावली रेंज का मैटर जो ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और जो न्यूज थी वो बड़ी सनसनीखेज थी कि पिछले 2 दशकों में अरावली रेंज के 31 पहाड़ गायब हो गए। अरावली रेंज के 31 पहाड़ गायब होना, जबकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल।
और इसका जो है सीधा सीधा संबंध जो जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों विंग्स के ऊपर, लेजिस्लेचर भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी। जब तक इन सब की आपस में मिली भगत नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। ठीक बात है। अगर आप देखें कि पिछले कुछ 2-3 सालों से सैंड स्टॉर्म्स बढ़े हैं। अगर अरावली रेंज जो पहाड़ इस तरह से गायब होते रहे तो मेरा ख्याल नहीं है कि आप राजस्थान, तो एक तरफ का टेम्परेचर बढ़ना, राजस्थान का तो 56 डिग्री संभव है, ये इसके साथ कैपिटल सिटी भी जाएगा। क्योंकि अरावली रेंज जो है ये एक बैरियर है, पर्यावरण को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा बैरियर है। ये गुजरात से शुरू होता है और गुजरात से लेके दिल्ली में वजीराबाद के बाद अंडरग्राउंड होके ये जाके देहरादून के पास निकलता है। और ये सबसे पुरानी जो है माउंटेन रेंज है। और इसके ऊपर अगर इस तरह से अवैध खनन चलता रहा और 31 पहाड़ तो जो गिने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गिने हैं कि गायब हो गए, उसके अलावा कितने पहाड़ और गायब हो गए ये किसी को अभी कोई अंदाजा नहीं है। मैं 94 से जयपुर जाता रहा हूं बाई रोड, तो देखता हूं कि जो पहाड़ पहले थे वो भी गायब है। आज भी जो है वहां पे कई पहाड़ों के आप देखें तो आपको सफेद नजर आएंगे। इसका मतलब है खनन हो रहा है वहां पे। कौन कर रहा है, किसका प्रोटेक्शन है? जैसे आपके साथी ने बताया कि पुलिस की जो मूवमेंट की खबर जो है इनको पहुंचती है। एक सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जयपुर हाईवे से कनेक्टेड है और हाईवेज के ऊपर जो NHAI का एक नॉर्म है कि हर जो आपका टोल बैरियर होगा वहां पे एक वे ब्रिज होगा ताकि जितना भी ओवरलोडिंग है वो चेक करी जा सके और सामान रोका जा सके। अगर आप देखेंगे जो जितने भी ये बजरी के ट्रक जो चलते हैं ये सारे ओवरलोडेड होते हैं और इनका एक टाइम फिक्स होता है कि इतनी देर में आपने माल डिलीवर करना है। क्या आपने कभी आज तक हाईवे के किसी टोल के ऊपर बजरी का ट्रक खड़ा देखा? क्योंकि ये जेन्युइन सवाल है और ये एक जेन्युइन जिज्ञासा भी है। और यही जिज्ञासा सर आम आदमी के मन में भी है कि तमाम जो नियम कायदे हैं जो प्रशासन और शासन की तरफ से जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो जब सब पे लागू हो रही हैं तो उन तमाम व्यवस्थाओं से ये बजरी माफिया कैसे अलग हो जा रहा है। और एक तरफ तो क्रिमिनल एक्टिविटीज तो हो ही रही हैं, लेकिन अब बड़ा चिंता का विषय यह भी है कि सीधे तौर पर जिस तरह आपने बताया कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं, बूंदी न्यायाधीश ने भी सीधे तौर पर अपने आदेश में इसका जिक्र किया है कि ये सीधे तौर पर एनवायरनमेंट को बड़े रूप में इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में राजीव जी, अनिल जी ने जिस तरह बताया कि जब मैं तो इसी बात से बहुत दंग हूं कि जब पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे हैं तो फिर तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात ही नहीं है कि एनवायरनमेंट पे इसका असर कैसे पड़ेगा। फिर तो ये क्लियर ही हो गया कि जब एनवायरनमेंट से इतना बड़ा छेड़छाड़ हो रही है और सरेआम हो रही है। लेकिन मैं उसकी जरा डिटेलिंग में इसको समझना चाहूंगा कि किस रूप में ये अफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को आने वाले टाइम में, और क्या सच में इसका असर इतना हो सकता है कि तापमान राजस्थान के अंदर खासतौर पर उन जिलों में जहां ये खनन हो रहा है तापमान 50-60 डिग्री तक पहुंच जाएगा? राजीव जी। जी राहुल जी, थैंक यू। अभी जो अनिल सूद साहब ने कहा है कि ये जो माउंटेन, ये जो अरावली हिल्स है जो काफी पुराना है, बल्कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और काफी समय से, चूंकि इसकी उम्र जो हो चुकी है लगभग 65 करोड़ साल, उस समय से धीरे धीरे ये नीचा होता जा रहा है। वर्तमान समय में जिस तरीके से हम उपभोग कर रहे हैं, अपनी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसके कारण जो खनन कार्य चल रहा है, इससे निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि ये अरावली एनवायरमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अरावली का जो पूर्वी इलाका है जिसमें कि ये भरतपुर आते हैं, डूंगरपुर भी आते हैं, या फिर इस तरफ के डिस्ट्रिक्ट जो रेगिस्तान में नहीं है जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, वो तो अरावली के पश्चिम है।
तो एक तरह से जलवायु के रूप में जो बैरियर के रूप में है वो निश्चित रूप से आहत होगा। अगली बात है कि ये अरावली चूंकि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं कीमती, परिणाम स्वरूप जो हम उत्खनन कर रहे हैं, यहां तक कि अभी जैसे कि बजरी रेत वगैरह का उत्खनन करते हैं, इससे निश्चित रूप से जो हमारी पृथ्वी का एल्बिडो है उस पर असर होगा, वो इम्बैलेंस होगा, और जब इम्बैलेंस होगा तो निश्चित रूप से टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि जो नेकेड धरती है, अगर ऊपर घास ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से ये टेम्परेचर को बढ़ाता है। और हम ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये आपके जो पॉल्यूशन है उसको खास करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्सॉर्ब करता है। और वर्तमान समय में अगर दिल्ली के क्षेत्रों में दिल्ली पर जो असर हो रहा है, निश्चित रूप से उसका असर के लिए अरावली रेंज जिम्मेदार है, क्योंकि हमने वहां डिफॉरेस्टेशन किया है। डिफॉरेस्टेशन करने के बाद हम जिस तरीके से माइंस से हम चट्टाने खोद रहे हैं, बजरी बना रहे हैं या और भी कई चीजें, इससे दिल्ली को ही नहीं, अगर आप गौर करेंगे तो दिल्ली में जो हवा आती है, अगर हम मौसम के लिहाज से देखें, अक्टूबर से लेकर के मई तक, जब तक कि हमारा मानसून नहीं आता, तब तक जो हवा आती है वो पश्चिम से पूरब की ओर, और आप खनन करेंगे तो निश्चित रूप से धूल, लू, एक्सट्रीम क्लाइमेट, इसका आविर्भाव होगा और टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ेगा। विगत अगर आप देखेंगे 10 वर्षों का डेटा उठा के देख लें तो आपने गौर किया होगा कि जिस तरीके से हमारे यहां मानसूनी वर्षा हो रही है, बिल्कुल अनियमित रूप से एक एक्सट्रीम क्लाइमेट का विकास हो रहा है। कहीं पर जहां हम नहीं सोचते हैं वहां भी क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कहीं पर वर्षा ज्यादा, इस तरह का जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे मानव के द्वारा हम जिस तरह से पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं वो सबसे बड़ा जवाबदेह, ये उत्तरदायी कारक है। जी बिल्कुल राजीव जी, और आपकी बात सुन के मुझे महाकवि दुष्यंत की वो पंक्ति याद आ रही है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अरुण, कहाँ तो ये तय हुआ था कि डिफॉरेस्टेशन जो होगा वो बड़े व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा, बड़ा बैलेंस्ड वे में किया जाएगा, इस रूप में कि जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है, जो पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है हमारा, वो भी उससे अफेक्ट ना हो, और जो सिविलाइजेशन है हमारी और जो सिविलाइजेशन की जो नीड है वो भी बैलेंस रूप में चलती रहे। तो तय तो ये हुआ था, लेकिन जो स्थिति दिखाई देती है उससे तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो कुछ भी तय हुआ था वो सब कुछ भुला दिया गया है, और अब सरेआम बेखौफ ढंग से बजरी माफियाओं के डंपर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, राजस्थान में लोगों की जान ले रहे हैं। सिर्फ आम लोगों की नहीं अरुण, कई पुलिस वाले इसका शिकार हो चुके हैं, और आपने तो खुद कई बार मैं जानता हूं कई बार हम अरुण ने रिपोर्टिंग करी है इसको लेकर के कि कितनी बार, अभी हाल ही फिलहाल में एक अरुण खबर आई थी कि DSP लेवल के अधिकारी जो हैं वो पीछा कर रही थी इनका बजरी माफियाओं का, और उनकी पकड़ में नहीं आते। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या प्रशासन और शासन की ओर से कुछ नया कुछ दिखाई देता है या फिर वही रणनीति पुरानी वाली चल रही है अरुण? राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अगर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर ले तो इन बजरी माफिया को रोका जा सकता है। लेकिन होता क्या है, पिछली सरकार में हमने देखा जो अवैध बजरी माफिया थे उनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था, और वो लोग उन बजरी के जैसे डंपर पकड़ते थे, उससे पहले प्रशासन को कह दिया जाता था कि हमारे जो मिलने वालों के चल रहे हैं आप उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जब तक राजनीतिक संरक्षण इन बजरी माफियाओं को मिलता रहेगा तब तक इस पर अंकुश ले लगेगा। भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन बजरी माफियाओं ने जिस तरह से पूर्व में अवैध बजरी खनन से जो करोड़ों रुपये कमा चुके हैं, अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि जुर्माना उनके ऊपर लाखों रुपये लग रहा है, क्योंकि जब बजरी डंपर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगी जाती है। पेनल्टी के साथ साथ अगर बात की जाए तो आज भी अगर जोधपुर के किसी भी थाने में देख ले, बहुत रेयर केस में एक दो जो है डंपर खड़े होंगे जो थाने में सीज है, लेकिन ज्यादातर डंपर मालिक है जो डंपर को छुड़ा के ले गए, क्योंकि जो पेनल्टी लगेगी वो पेनल्टी इसलिए भर सकते हैं क्योंकि अवैध कमाई कर चुके हैं, तो उन्हें पैसों की कोई चिंता नहीं है। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस बारे में कोई एक अलग कोई निर्णय ले ताकि इस बजरी माफिया पर अंकुश लगाया जा सके। आप बात कीजिए 2 दिन पहले की बताना चाहूंगा, जिससे जो है एक टोला था जिसके पीछे पुलिस लगी थी, तो टोले ने पूरी बजरी खाली कर दी और फिर वो जो टोल नाका था उसको तोड़ते हुए जा रहा है, और उसके आगे आप देखिए CCTV के जो हमने दृश्य दिखाए थे उसमें बजरी भर के जा रही है। तो कह सकते हैं कैसे जा रही है,
ये बिना पुलिस की मिलीभगत राजनीतिक संरक्षण के ये नहीं जा सकते। इसलिए इस नेक्सस को तोड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये अवैध बजरी खनन का मामला नहीं है, वाकई ये जलवायु परिवर्तन का बड़ा मामला बन सकता है। पश्चिमी राजस्थान में वैसे भी तेज धूप पड़ती है और यहाँ टेम्परेचर आम दिनों से ज्यादा रहता है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई है तो ये गलत नहीं है राहुल। ठीक बात है अरुण, और तमाम चीज़ें, बड़ी बात यह है कि तमाम चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं अनिल सर, और ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए चर्चाएं हो रही हैं, ये अच्छी बात है। चर्चाओं से ही कुछ निष्कर्ष निकलता है और एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिलती है, लेकिन ये लगातार हो रहा है सर। तो एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे सरकारों को, हमारे प्रशासन को और तमाम उन संस्थाओं को जो इन पे काम कर रही हैं कि किस तरीके से अब जो है एटलीस्ट एनवायरमेंट पे इसका लेसर एडवर्स इफेक्ट पड़े? क्या आपका सजेशन रहेगा? सर, सबसे पहले तो जो है ना, सरकारों को संजीदा होना पड़ेगा। अपने जो पर्सनल बेनिफिट और अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ के इसके ऊपर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे सोचना पड़ेगा। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि आज अगर हालात ये हैं तो उनकी आने वाली आगे की जनरेशन्स के ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट आएगा, उनको ये भी सोचना पड़ेगा। अभी हाल ही में मैं राजस्थान में एक एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कर रहा हूं 500 एकड़ का, तो वहां पे मैंने देखा कि पानी का लेवल जो है 800 फीट नीचे है। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह अरावली रेंज के साथ खेलते रहे तो पानी का लेवल कहां जाएगा, आपको पानी कहां से मिलेगा? तो आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए और इन प्रेजेंट जनरेशन को संजीदा होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, जो कानून है उनका पालन करना पड़ेगा और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ने पड़ेंगे, जो कि मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों में किसी में भी 2 दशक बहुत कम नहीं होते। 2 दशक में बहुत सी सरकारें आई गई हैं और हर सरकार में पहाड़ गायब भी होते रहे हैं। तो जब तक हम संजीदा नहीं होते, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं छोड़ते, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उठना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल अनिल सर, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एक तो सरकारों को और तमाम जो व्यवस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं कि उनको अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और मुख्य बूंदी न्यायाधीश ने इसको सीधा तौर पर स्पष्ट किया है कि इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी और इच्छा शक्ति का अभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ये अब सबके सामने ये बात खुलकर आ गई है। लेकिन सौमित्रा साहब, क्या कभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की किसी बैठक में या किसी एनवायरनमेंट से जुड़ी इस तरह की किसी बड़ी कमेटी की बैठक में इस तरह का विषय कभी आपके सामने आया? क्या कुछ चर्चाएं उन बैठकों में होती है जब इस तरह के जिम्मेदार लोग ऐसे गंभीर विषयों पर बात करते हैं? तो राहुल जी, इसमें क्या है कि हमारे देश की जो सरकार है ना, जो आपने कहा कि इस तरह की चर्चाएं कभी भी गंभीरता से नहीं किया गया। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से बीमारियों की संख्या बढ़ रही है ना, लगभग 23 प्रकार की बीमारियां या इस तरह के वायरस और बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पनपने का ज्यादा अवसर मिल जाता है गर्म जलवायु में। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में अन्य समस्याओं की तरह ये जो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है इसको लेना चाहिए, साथ ही पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है एक्शन प्लान, जो अभी तक कोई गंभीरता से नहीं लिया गया है। अभी भी एफॉरेस्टेशन जारी है, खनन जारी है अवैध रूप से। परिणाम स्वरूप हमारे देश का टेम्परेचर, हमारे देश का ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये समस्याएं हैं और ये समस्या के परिणाम स्वरूप अभी तक 1.5% टेम्परेचर बढ़ गया है। और अगर ये आप समझ सकते हैं कि 2.5% टेम्परेचर को, अगर ये 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से लू का चलना, साइक्लोन का आना, बेमौसम बरसात का होना, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। बिल्कुल। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मसले पे एक एक्शन प्लान के तहत पूरे देश में जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस पे रोक लगाए। एफॉरेस्टेशन जरूरी है, जैसा कि अनिल साहब ने कहा कि चूंकि ये एफॉरेस्टेशन के कार्यों में संलग्न है, निश्चित रूप से उनको पता होगा कि एक पौधा, अगर एक पेड़ होता है
तो साल भर में सिर्फ 22 केजी CO2 एब्सॉर्ब करता है। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इस पृथ्वी पर 40 अरब टन हर साल हम CO2 का एमिशन करते हैं, वो कैसे एब्सॉर्ब होगा? ठीक बात है। डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल ठीक बात है। तमाम ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको पर्यावरण नेचुरली अपने आप ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कमाल की बात है कि इंसानों की दुनिया में इस तरह का एक अलग ही व्यवहार देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदते चले जाते हैं। ये विषय बहुत ज़रूरी बीते कई दिनों से बना हुआ है और आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस विषय पर लगाम लगेगा, ताकि नोबडी वांट्स टू डिस्कस एवरी टाइम ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर लगाम लगे, इस पे काम होता हुआ दिखाई दे, सिर्फ चर्चा के लिए चर्चा ना हो। फिलहाल आप तीनों लोग मेरे साथ जुड़े, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अनिल सूद सर आपका, राजीव सौमित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी राजस्थान पर। अरुण बहुत शुक्रिया, आप ग्राउंड जीरो से हमें आपने अपडेट दी। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।